हेलो नमस्कार। हम लोग जो है तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश को जो हम लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तक की बातों को देख चुके हैं। 1325 से 1351 तक का जो उनका पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसको पिछले वीडियो में देख चुके थे। और आपको मैंने ये भी बताया था जो 1351 में जो है ठट्टा के विद्रोह या सिंध के विद्रोह में जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसे दबाने वो खुद गया था और बंदायू उसके मृत्यु पे कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो 1351 अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है उसका चचेरा भाई, जिसका नाम था फिरोज, एक मिनट, ये पेन क्यों ऐसा हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 एडी तक शासन किया है। तो हम लोग जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है एक हिंदू माता और राजपूत, फिरोज शाह तुगलक की माता जो थी हिंदू थी और राजपूत रनमल की पुत्री थी। ये राजपूत रनमल की पुत्री थी और इसी का पुत्र था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक से ही जो है अनेक समस्या जो है विरासत में मिली थी। तो जो भी समस्या मिले उन समस्याओं को सुधारने के बजाय उनमें वृद्धि कर दी इसने, जिसके कारण जो है तुगलक वंश के पतन का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। उसके समय सल्तनत में जो है कुछ समस्याएं प्रमुख रूप से विद्यमान थी। उस पर अगर एक नज़र में डालूं, फिरोज शाह तुगलक के सामने जो प्रमुख समस्याएं थी, प्रमुख समस्याएं वो क्या क्या थी? प्रमुख समस्याओं में अगर देखा जाए तो उस टाइम में सल्तनत में निरंतर विद्रोह हो रहे थे। विजित राज स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। दक्षिण भारत में सल्तनत से बहुत सारे ऐसे प्रांत से जो स्वतंत्र हो चुका था। अमीर और उलेमा राज की नीतियों से नाराज रहते थे। सैनिक बेरोजगार होने से जो है असंतुष्ट थे। सल्तनत की आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो गई थी। ये सारे चीज जो है प्रमुख रूप से इनके सामने था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये भी जो है एक अदूरदर्शी और कमजोर शासक था, ऐसा कहा गया है। जो फिरोज शाह तुगलक जो है अदूरदर्शी, अच्छा काम भी किया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ये अदूरदर्शी कमजोर शासक थे, कमजोर शासक बताया गया है। इनके सामने जो प्रमुख समस्याएं थी, इसको देखते हुए जो है अपने राजनीतिक उद्देश्य निर्धारित किए ये, और अमीर उलेमाओं और सैनिकों को जो है खुश करने के उद्देश्य से उसने उन सबके पद को वंशानुगत बना दिया और एक आदेश जारी करवाया कि जो अब किसी अमीर या अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पद जो है इक्ता सहित, उसका पद जो है इक्ता सहित उसके पुत्र को पद जो है इक्ता सहित उसके पुत्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
पुत्र को स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि पुत्र ना हुआ तो उसके दामाद को, और वह भी नहीं हुआ तो उसके गुलाम को दे दिया जाएगा, ऐसा बात बताया था फिरोज शाह। प्रशासन के मामले में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जो है उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समस्त प्रदत्त ऋणों, तकावी जो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के लिए, उसको जो है ये माफ कर दिया। संहिता में संशोधन करके दंड को मानवीय बनाया और सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी जो है ये, सुल्तान को जो भेंट दिया जाता था उस प्रथा को ये समाप्त कर दिया पूरी तरह से। उसके बाद जहाँ तक बात करें तो कर प्रणाली को लेकर के जो है फिरोज शाह तुगलक सुधार की, क्योंकि कर प्रणाली में पहले जो चल रहा था 23 प्रकार का लगभग कर था जिसको कि ये समाप्त किया, और केवल इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 कर कौन कौन से थे? टोटल 4 कर थे। ये जजिया था, जजिया, जकात, खराज, और खम्स। यही 4 कर जो है केवल इसने फिरोज शाह तुगलक जो है चलाया। फिरोज शाह जो है राजस्व व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप दिया, क्योंकि उसने ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लागू किया, ब्राह्मण पर जो जजिया कर लागू किया था, ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस कर के अतिरिक्त जो है वो, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। कर के अतिरिक्त जो है वो सिंचाई के लिए सिंचाई कर भी लेता था। सिंचाई के लिए सिंचाई कर भी लेते थे, जिसका नाम दिया था हब ए सर्फ, हब ए सर्फ। सिंचाई कर लेने वाला फिरोज शाह सल्तनत का प्रथम शासक था, ये याद रखिएगा। और यह जो था हब ए सर्व जो कर था, ये कितना लिया जाता था? तो 1/10, यानी 1/10 होता है 10%। ठीक है, उपज का 10%, उपज का। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करने के लिए जो है कोशिश किया, और ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया आमदनी का ब्यौरा तैयार करने के लिए जो है ये नियुक्त किया हिसामुद्दीन। उसका नाम था पूरा ख्वाजा हिसामुद्दीन। तो इसको नियुक्त किया, तो इसने जो है काफी परिश्रम से 6 वर्षों में पता लगाया, 6 वर्षों में पता लगाया कि राज्य को 6 करोड़, राज्य को जो है 6 करोड़ 75 लाख 75 लाख उस टाइम में टंका चलता था भाई, 75 लाख टंका जो है वार्षिक पर वर्ष, प्रति वर्ष जो है राजकीय आय इनकम जो है प्राप्त होती है। ये एक डाटा फिरोज शाह तुगलक को मिला। फिरोज शाह तुगलक जो है इसके बाद राजस्व संबंधी सुधार लाभदायक रूप से जो भी बनाए वो सिद्ध रहे। विद्रोह भी कम हुए, अकाल भी नहीं पड़े, वस्तुओं के मूल्य भी कम रहे। तो एक मतलब अच्छा काम रहा मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जो है सैन्य अभियान भी हुए। एक नज़र उस पे डालते हैं, प्रमुख सैन्य अभियान।
सैन्य अभियान की जहाँ तक बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत से स्वतंत्र हुए दक्षिण के प्रदेशों को जो है जीतने का प्रयास किया ही नहीं, लेकिन वे क्षेत्र जो शुरू से सल्तनत के प्रांत थे और स्वतंत्र हो गए थे उन्हें वापस लाने और सल्तनत में शामिल करने के उद्देश्य से उसने जो है बंगाल और सिंध पर सैनिक अभियान चलाया। बंगाल और सिंध पर सैनिक अभियान जो चलाया, बंगाल प्लस सिंध पर, लेकिन इन दोनों में क्या रहा, असफल रहा भाई, दोनों में असफल रहा। 1359 में फिरोज शाह जो है 1359 एडी में उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई किया है फिरोज शाह तुगलक। उड़ीसा के जाजनगर, उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई करता है और ऐसा कहा जाता है जो इसने उस चढ़ाई करने के बाद जो है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर धन लूट लिया और बस धन ही लूटा, और लूटने के बाद जो है उड़ीसा को सल्तनत में शामिल करने की कोशिश भी नहीं किया, ऐसा बात बताया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो जगन्नाथ मंदिर को लूटने के बारे में बताया है, ऐसा फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा गया है। अब सन 1365 ईस्वी में जो है 1365 एडी में कांगड़ा में स्थित जो है कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा में स्थित नागरकोट के दुर्ग में नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई करता है और वहां के नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई करने के बाद जो है यहाँ के मंदिर था जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, इसे जो है वो नुकसान पहुंचाता है और यहाँ की संस्कृत रचना और पांडुलिपियों को जो है यहाँ से उठा करके कहाँ ले चला जाता है, यहाँ से उठा करके दिल्ली ले चला जाता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है। दिल्ली ले आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक, और इस मंदिर को भी लूटपाट किया है पांडुलिपि की, वहां की रचनाओं की। तो ये बात आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक जो है सिंध के थट्टा में भी एक विद्रोह किया है और 1362-63 के आसपास जो है 1362 से 1364 ईस्वी तक 2 वर्षों के प्रयासों के बावजूद जो है उसे कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। सिंध वाले विद्रोह, सिंध के थट्टा में जो है ये सैन्य अभियान करता है जो कि 1362 से 64 ईस्वी तक 2 वर्षों के प्रयास के बावजूद भी जो है उसे ठोस सफलता नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने कोई भी सफल सैन्य अभियान नहीं किया और न ही सल्तनत का साम्राज्य विस्तार किया। उसका शासनकाल जो है शांति और कल्याणकारी कार्यों के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो अब ये इनके कार्य क्या क्या रहे हैं, कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं जिससे कि सवाल बराबर एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम लोग एक नज़र जो है फिरोज शाह
तुगलक के कार्य पर डालते हैं। फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत सारे कार्य किए हैं, जिनमें कि उसने नगरों की स्थापना की। नगरों की स्थापना। अब भाई कौन कौन से नगर थे? तो फतेहाबाद, हिसार हरियाणा, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये प्रमुख रूप से थे, पूछा जाता है ये फिरोजाबाद। ठीक है, इन सब का, ये सब जो नगर थे इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करते हैं। उसके बाद जो है ये कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है सिंचाई साधनों को सुदृढ़ किया है। उसने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में लगभग 11 नहर का निर्माण करवाया है। 11 नहर का निर्माण जो है दिल्ली से हरियाणा के बीच में करवाया है, और यमुना और सतलज नदी से कई नहरें निकलवाई है। 11 नहरों का निर्माण किया है, और जो है यमुना प्लस सतलज, इन दोनों नदी से कई नहर जो है निकलवाए हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, नहरें निकलवाए हैं, जिनमें 2 नहर जो है प्रमुख है। वो नहर कौन कौन है? 2 नहर जो प्रमुख है उनमें एक तो है उलुग खानी नहर, उलुग खानी नहर, और दूसरा जो है वो है राजवाही नहर। राजवाही नहर प्रमुख नहर थे ये। ठीक है, उसके बाद जो है राजकीय आय में वृद्धि के लिए जो है ये 36 कारखानों की स्थापना भी करवाया था। 36 कारखानों की स्थापना करवाया था। कारखानों की स्थापना। और ऐसा कहा जाता है जो फिरोज शाह तुगलक के फलों के बगीचे लगाने में जो है बड़ी रुचि थी, इसलिए जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 फलों के बगीचे लगवाए, जिससे कि राज्य को 1,80,000 टन का आय प्राप्त हुई थी, ऐसा कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए थे, फलों पर भी ये काम किए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रमुख कार्य जो है जिसे कि बार बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहा जाता है जो फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ तथा टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ तथा टोपरा से उठा करके दिल्ली लाया था। किसने लाया था भाई? दिल्ली लाया था। अशोक के 2 स्तंभ को किसने? FST ने, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह की शिक्षा और साहित्य में भी अभिरुचि थी। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा, उसने स्वयं जो है अपनी आत्मकथा उसकी आत्मकथा का क्या नाम था? फुतुहात-ए फिरोज शाही। फुतुहात-ए
फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना करता है और भारतीय दर्शन और चिकित्सा संबंधी संस्कृत रचनाओं का जो है ये मतलब फारसी में अनुवाद भी करवाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य कुछ रहे हैं, उनको भी आपको जानना जरूरी है, उससे भी सवाल आता है। लोक कल्याणकारी कार्य जो है, लोक कल्याणकारी कार्य FST। अच्छा, इसके लिए जो है ये प्रमुख कुछ विभाग बनाए थे, तो वो विभाग को हम लोग थोड़ा एक नज़र डालते हैं। विभाग पे कौन कौन सा विभाग था जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। एक विभाग था दीवान ए बंदगान के नाम से, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ये दीवान ए बंदगान विभाग जो था, इसमें गुलाम और दासों की भर्ती और उसके देखभाल के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा एक विभाग था जिसका नाम था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो था, यह जो था एक दान विभाग था और इसमें अनाथ विधवा गरीबों के पोषण और उसके देखभाल करने की जो है व्यवस्था की गई थी इस विभाग के जरिए से। तीसरा जो विभाग था उसका नाम था दारुल सफा, दारुल सफा। दारुल सफा ये जो विभाग थे, इसमें निःशुल्क चिकित्सालय था जहाँ पे रोगियों का जो है निःशुल्क इलाज होता था दारुल सफा में, ठीक है। उसके बाद जो एक विभाग था जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक। यह जो विभाग था यह पेंशन विभाग था जहां निर्धनों और बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती थी, ठीक है, मतलब पेंशन विभाग था ये, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये रोजगार दफ्तर भी नाम से भी एक विभाग बनाया था, रोजगार दफ्तर, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ये सब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे बहुत बड़ी समस्या दे करके चला गया था, अपनी योजना में असफल बन करके। रोजगार दफ्तर के नाम से एक विभाग बनाया था जहां पे जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाने का कार्य किया जाता था। PWD विभाग भी इनके यहाँ था, PWD लोक निर्माण विभाग, अपने भारत सरकार में भी है ये विभाग, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग में क्या होता था भाई, यहाँ पे सभी सुल्तानों के मकबरों और कुतुब मीनार की मरम्मत कराने का कार्य जो है इसी विभाग के जरिए से हुआ था, याद रखना है आपको। ये प्रमुख विभाग थे। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के कार्यों ने जो है उसे एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में स्थापित किया है। कुछ इतिहासकार जो है उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहता है भाई। कुछ इतिहासकार जो है, इतिहासकार FST को सल्तनत काल का अकबर भी कहता है। लेकिन लगभग सारे कार्य धर्म से प्रेरित थे, उसके सारे लाभ केवल मुस्लिमों तक ही सीमित थे, ये भी ध्यान रखिएगा, जिससे कि सामाजिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है, एक चीज़ और जान लीजिए, बिहार की वाले थोड़ा बात है, जो ऐसा भी कहा जाता है जो फिरोज शाह तुगलक जो है वो राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो है
राजगीर या राजगिरी के जैन मंदिरों को दान दिया था। जैन मंदिर को दान दिया था। लेकिन अब इसके आप देख रहे हैं एक तरह जो है, जो भी लगभग सारे काम जो है धर्म से प्रेरित है और केवल मुस्लिमों तक ही सीमित है, ऐसा बात बताया गया। वहीं दूसरी ओर उसकी प्रशासनिक नीतियों ने जो है राज्य के सैन्य आधार को कमजोर कर दिया है और उसकी तुष्टीकरण की नीतियों से जो है विद्रोह कम हो गए, लेकिन प्रशासन में उलेमाओं और अयोग्य लोगों का जो है वर्चस्व बढ़ता गया है, जिसने जो है साम्राज्य के पतन को बहुत ही मतलब पतन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाया है। और सितंबर 1388 एडी में, सितंबर 1388 एडी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु होने के बाद जो है मृत्यु हो जाता है फिरोज शाह तुगलक का। और इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको? तुगलक शाह को। एक मिनट, एफएसटी जो है अपना उत्तराधिकारी जो है मरने के बाद उत्तराधिकारी जो है किसे नियुक्त किया था? उत्तराधिकारी तुगलक शाह को नियुक्त किया था। और तुगलक शाह कौन था भाई? तो तुगलक शाह पुत्र था, इसका पोता था। तुगलक शाह पोता था और ये फतेह खां का बेटा था, फतेह खां का पुत्र था। फतेह खां कौन था? फतेह खां जो था, ये फतेह खां ये एफएसटी के बड़ा बेटा था। तो अब हम लोग जो है ये चीज देख रहे हैं, जो अपने मतलब पोता को तुगलक शाह को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो उसके जो उत्तराधिकारी थे दिल्ली सल्तनत पर ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए और अमीरों और दासों के द्वारा सत्ता के लिए किए जाने वाले षड्यंत्र, उत्तराधिकारी से संबंधित संघर्ष और वित्तीय संकट से जो है राज्य को कमजोर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में यही तुगलक शाह जो है 1388 से 89 ईस्वी तक शासन करता है, ये बस एक साल के लिए, 88 से 89। उसके बाद जो है आ जाता है, उसका नाम रहता है अबू बकर शाह। ये जो है 1389 से 90 ईस्वी तक एडी तक जो है शासन करता है। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो है ये 1390 से 1394 एडी तक शासन करता है। और इसके बाद आता है महमूद शाह। ध्यान रखिएगा ये चीज, मोहम्मद और महमूद। इसके बाद आता है महमूद शाह जो 1394 से 1412 एडी तक जो है शासन किया है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, न सुल्तान मोहम्मद और न ही उसके उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद जो है वो महत्वाकांक्षी और अमीरों और स्वतंत्र राजाओं पर नियंत्रण स्थापित कर पाए हैं। दिल्ली के सुल्तान की सत्ता जो है दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर ही रह गया है। इनके बाद मतलब एफएसटी के बाद तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी, तुगलक काल में बिहार शरीफ थे।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बिहार की जो बात की तो यहाँ पे कुछ कुछ बात जो है उसको ध्यान दीजिएगा। तुगलक काल में, तुगलक काल में जो है बिहार 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 की राजधानी कहाँ थी? राजधानी बिहार शरीफ थी। नालंदा में पड़ता है ये बिहार शरीफ थी। और यहाँ के प्रमुख शासक जो है मलिक इब्राहिम थे। मलिक इब्राहिम प्रमुख शासक मलिक इब्राहिम थे। मलिक बयां भी कहते थे इसको, मलिक इब्राहिम, जिसका मकबरा जो है, यही मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है बिहार शरीफ में स्थित है अभी भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मकबरा जो है इसका बिहार शरीफ में स्थित है। 1394 ईस्वी में, 1394 AD में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, 1394 AD में जो बिहार का सूबेदार जो नियुक्त हुआ है उसका नाम था ख्वाजा। सूबेदार नियुक्त है बिहार का। इसको कौन नियुक्त किया है? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसको नियुक्त करता है। महमूद शाह के शासनकाल में जो है 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर जो है 1398 ईस्वी, 98-99 रखिए क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन 1398 ही अगर सवाल में आए तो आप टिक कीजिएगा। तैमूर ने जो है दिल्ली पर आक्रमण करके जो है 1398 या 99 AD में जो है तैमूर आक्रमण होता है। तैमूर आक्रमण, और दिल्ली पर जो है तैमूर आक्रमण करता है और तुगलक साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। तैमूर के आक्रमण के समय जो है महमूद शाह दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है और 1405 ईस्वी में तैमूर का जो है तैमूर आक्रमण में तैमूर सफल रहता है और 1405 ईस्वी में तैमूर का मृत्यु हो जाता है। तैमूर का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के बाद वह दिल्ली लौटा, जहां पर उसने 1412 ईस्वी तक जो है कौन लौटा? अरे भाग जो गया था महमूद शाह। तो फिर जो है लौटने के बाद जो है 1312 मृत्यु के बाद वह लौटा और उसने जो है बाद में मोहम्मद शाह जो है वो 1412 ईस्वी तक शासन करता है और महमूद शाह के शासन में बहुत सारे राज्य जो है की स्थापना हो गई है, जिसमें कि प्रमुख राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद शाह के काल में। इसको आप देख लीजिए। महमूद शाह जो भाग गया था उसके बाद जो आकर के शासन किया है, महमूद शाह के शासन काल में स्वतंत्र हुए स्थापित राज्य, स्वतंत्र हुए स्थापित राज्य। इसमें जो है जौनपुर 1394 ईस्वी में जो है जौनपुर वाला इलाका में जो है सरकी वंश
शासन करने लगता है। और सर्की वंश का संस्थापक कौन रहता है? मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क, ठीक है। इसके बाद 1407 ईस्वी में, 1407 ईस्वी में गुजरात वाला जो इलाका है, यहाँ पे मुजफ्फर शाही वंश, मुजफ्फर शाही वंश जो है शासन करता है, जिसके संस्थापक जो हैं वो जफर खां, जफर खां, इसको ख्वाजा जहां भी बोलते थे, ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, बिहार में सूबेदार भी नियुक्त किया था इसको। और 1401 ईस्वी में जो है मालवा बना इलाका, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और यहाँ पे कौन था कौन वंश शासन करने लगा था? हुसंग शाही वंश, हुसंग शाही वंश, हुसंग शाही वंश। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था दिलावर खां, दिलावर खां, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख चीजें जो है एफएसटी और उनके उत्तराधिकारी से रिलेटेड हम लोग देखे हैं। अब जो है, अब अच्छा एक चीज आपको बता दूं, जो वैसे ही वीडियो तो लंबा हो गया है, हम लोग जो है तैमूर आक्रमण को समझते हुए जो है आगे तैमूर आक्रमण को, तैमूर का आक्रमण को रिलेट कराते हुए आगे जो है सैयद वंश को देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।